हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, कला वर्गी के स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम से हैं, जैसे साइंस से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, कॉमर्स से हैं, तब भी आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर आपके जीके जिसके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका जीके सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर बताइएगा। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। सुबह वाली, दोपहर वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस क्लास को देखने के बाद जरूर देख लेना। ठीक है, कल मैं रीजनिंग की क्लास आपकी स्टार्ट कर दूंगा कल से। ठीक है, चलिए। और ये क्रैश कोर्स अभी की अभी परचेज कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। हज़ारों बच्चे परचेज कर लिए हैं, आप लोगों की बारी है। इसमें सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 527 पेज की पीडीएफ है, पूरा मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, परचेज कर सकते हैं आप लोग। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आ गया है। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दूँ और लाइक कर दो सब लोग। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, पहला प्रश्न है, पूरी क्लास देखते जाना, पूरी क्लास। ठीक है, चलिए। कौन सा वाद यह मानता है कि यह विश्व मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित है, अतः विचारों के बदलने से तो दुनिया बदलती है? कौन सा वाद मानता है? मानववाद, समाजवाद या आत्मवाद या आदर्शवाद? 51 का भाई जवाब देंगे सब लोग। माय डियर फ्रेंड्स, आदर्शवाद यह मानता है कि यह विश्व मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित है, अतः विचारों के बदलने से दुनिया बदल सकती है। तो वाद कौन सा हो जाएगा? आदर्शवाद आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे डी जवाब दिए थे, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जब दो भिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो यह कहलाता है क्या? संस्कृति ग्रहण या समाजीकरण या अधिकरण या सांस्कृतिक संपर्क? सभी लोग जवाब देंगे। जब दो भिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो यह कहलाता है क्या? यह कहलाता है सांस्कृतिक संपर्क। क्या कहलाता है? सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे डी जवाब दिए थे, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लोदी का मकबरा या लाल किला? चलिए बताइए, 53 का जवाब दें। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में, तो वो मैराथन वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो वो है आपका हुमायूं का मकबरा। ठीक है, 53 का जो है आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है? बताएं, वह सिद्धांत कौन सा है? सभी को भाई गुड इवनिंग। बहुत ही कम लाइक है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चलिए बताइए, कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है? तो वो है आपका स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, इसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा या जवाहरलाल नेहरू द्वारा या लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा? बताएं सब लोग, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि या रोजगार सृजन? तो वो है आपका जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, 56 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? डंपिंग का अर्थ बताएंगे सब लोग, डंपिंग का अर्थ क्या है? डंपिंग का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात, यही होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ। और जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पहले की क्लास में सॉल्व करवा चुका हूँ, तो कम से कम 50 में से 30 से 35 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए।
ठीक है ना, कुछ याद आ रहे होंगे क्वेश्चंस अगर आप लोग मेरी रेगुलर क्लास देखते होंगे तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर से ज़रूर रखा करें। जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दूं उन क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिया करें। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? माय डियर फ्रेंड्स नोट करिए, वो कहा जाता है स्टाम्बोली को। किसको कहा जाता है? स्टाम्बोली को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारन दमुक का निर्माण करती है? उस नदी का नाम बताएं जो ज्वारन दमुक का निर्माण करती है। ताप्ती, महानदी, नर्मदा या स्वर्ण रेखा? तो वो नदी है नर्मदा नदी जो ज्वारन दमुक का निर्माण करती है। 59 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, कौन सा बताएं? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। करेंसी नोट जारी करना बिल्कुल इसका कार्य है। मुद्रा योजना बनाना कार्य है। भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना ये भी आरबीआई के कार्य है। निर्यातकर्ताओं को ऋण देना ये आपका जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो 60 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आरबीआई के बारे में जितना भी आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, एंड आरबीआई की जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये सारी जानकारी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जितना भी आरबीआई के बारे में पता हो, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। चलिए, गवर्नर यानी कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? बताएं सब लोग। तो ये लगाया गया था लखनऊ में। कहाँ लगाया गया था? लखनऊ में। चलिए, बहुत अच्छे। शिकागो में संपन्न 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? दादा भाई नौरोजी, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? बताएं सब लोग। शिकागो में संपन्न 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे आपके। ठीक है, चलिए 62 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी कि पुत्र की उपाधि से सम्मानित किए थे? किस शासक को? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। डेली शाम को 6:30 बजे हमारे चैनल पे क्लास होती है रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की, एंड 1:30 बजे हिंदी की। और हिंदी की बहुत सारे चैप्टर्स की मैं क्लास करवा चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में आप लोग जाके क्लासेस देख सकते हैं। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किए थे? बीजापुर के शासक आदिल शाह को पुत्र की उपाधि से सम्मानित किए थे। ठीक है, जहांगीर ने। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश की विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? बताएंगे सब लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? बताएंगे सब लोग, इसका मुख्य कारण क्या था? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण था, नोट करिए सब लोग, इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों से को जो है टालना चाहती थी, यही इसका मुख्य कारण था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? बताएंगे सब लोग, किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? तो इसमें जो है आदेश जारी किया जा सकता है सभी अधिकार प्रच्छा, परमादेश व प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण यानी उपरोक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हो कहलाती है क्या? क्या कहलाती है? बताएंगे सब लोग भाई। सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर कर दो सभी लोग, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हो कहलाती है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है डियर? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? बायोगैस आपका नहीं है। ठीक है, 67 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? बताइए सब लोग भाई। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है
निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। विकासशील देश वह है जिसमें क्या होता है? विकासशील देश वह है जिसमें जिसमें ध्यान रखना वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का जो मकबरा स्थित है, ध्यान रखना, सासाराम में, ठीक है। चलिए, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ था? ये हुआ था रंगपुर से, ठीक है। 72 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग नोट कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, ठीक है, याद रखना। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कथकली किस प्रदेश की नृत्य नटिका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केरल का है, बहुत अच्छे। चलिए, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद, बताइए सब लोग भाई। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो ये है भाई कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी? ये हुई थी 1911 में, ठीक है। चलिए, और 1912 में बन गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देंगे। तो अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं 500 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित होती है? भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये आधारित होती है जन्म स्थान तथा रक्त के सिद्धांत पर आधारित होती है, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है कौन? भारत की विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है, तो भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है भाई कौन? भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, बहुत ही कम लाइक है। लाइक नहीं करते हो आप लोग, क्लास को देखते रहते हो केवल, तो लाइक तो कम से कम कर दिया करो। तो भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक जो है क्षेत्र में अधिक होता है? वो होता है लौह इस्पात उद्योग में। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? बताएं, शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है टुंड्रा के नाम से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें वो स्थित हैं। तो कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है।
तो तुंगभद्रा आपका कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। लोअर भानवानी आपका जो है तमिलनाडु में हो जाएगा, इडुक्की केरल में हो जाएगा, नागार्जुनसागर आंध्र प्रदेश में आपका हो जाएगा। तो 83 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ ने की थी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। सप्तांक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था भाई? सप्तांक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? कौटिल्य थे, ठीक है। चलिए, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख विचार है किसका? अरस्तु का, बेंथम का, मिल का, मार्क्स का? ये मनोविज्ञान के आपके क्वेश्चन हैं। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख विचार है अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख विचार है बेंथम का है, ठीक है। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। 87 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। देखिए यहाँ पे स्वैच्छिक एवं अनैच्छिक समूह का जो संबंध हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा डी सैंडरसन से, ठीक है। एंड जननिक एवं एकत्रिक समूह का FH गिडिंग से हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक एवं गौण समूह का CH कुले से और अंतर समूह एवं बहिर्समूह का WC सामनर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए 87 का कौन सा सही हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्राथमिक समुदाय की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? प्राथमिक समुदाय की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? कूले के द्वारा दी गई थी। 88 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक निश्चित समाज का उदाहरण है, एक निश्चित समाज का उदाहरण है कौन सा? तमिल समाज एक निश्चित समाज का उदाहरण है। संदर्भ समूह है कौन सा इसमें? तो समुद्री इंजीनियर, कॉलेज जाने वाले छात्र, न्यूक्लियर वैज्ञानिक, ये सभी संदर्भ समूह है आपके, ठीक है। संदर्भ समूह के अंतर्गत आएंगे। अभिप्रेरण की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के साथ यह समस्या यह है कि मूल प्रवृत्ति के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है उस व्यवहार से जिसकी व्याख्या उससे होती हो। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मानव विकास में क्रांतिक अवधि परिकल्पना के लिए सबसे मजबूत सबूत निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? इंपरेटिंग भाषा में, भाषा अधिग्रहण में, व्यावसायिक अभिरुचि में? तो ये आपका पाया जाता है भाषा अधिग्रहण में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। वह स्मृति जिसमें संसार के बारे में प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य अमूर्त ज्ञान का कुल योग सम्मिलित होता है, कहा जाता है क्या? अर्थगत स्मृति कहलाता है, ठीक है। चलिए, व्यक्ति को समझने एवं उसका अध्ययन करने में अपने आत्मनिष्ठ अनुभवों को महत्व देना आधारभूत सिद्धांत है किसका? ये परिघटनात्मक उपागम का जो है सिद्धांत है आधारभूत, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसी एक जोड़े गंध को मूल गंध नहीं माना जा सकता है, कौन सा वो जोड़ा है? बताएंगे सब लोग, 95 का आंसर देंगे सब लोग। तो पसीना व तेल की गंध ये आपका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शरीर के आंतरिक वातावरण में उचित समायोजन बनाए रखने के कार्य की जवाबदेही किस पर होती है? मस्तिष्क पर, मांसपेशियों पर, मेरुदंड पर या ग्रंथियों पर? तो ये होती है ग्रंथियों पर, ठीक है। 96 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपका नहीं सुमेलित है, बाकी सब सही है आपके, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ईश्वर के अस्तित्व के लिए जो है प्रागनुभाविक युक्ति है? तो ये वाला सत्ता मूलक युक्ति। 98 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संत ऑगस्टाइन के अनुसार ईश्वर ने सभी वस्तुएं क्या उत्पन्न की है? मनस से, शून्य से, जड़ पदार्थ से या शब्द से? शून्य से उत्पन्न की है, ठीक है। लास्ट प्रश्न, हीनयान किस धर्म से संबंधित है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। शो फ्रेंड्स, यह थी आज की कला वर्ग की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना छोटा सा फीडबैक जरूर देना। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।